ओके डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद फिर इसको नेक्स्ट टॉपिक को फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन। सपोज एस इज अ सैंपल स्पेस ऑफ सम एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा तो उसका कोई सैंपल स्पेस मीन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर द पॉइंट इन एस नीड नॉट बी नंबर, कि ये नंबर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो वो या हेड आएगा या टेल आएगा, एक नंबर नहीं होगा। अब इवन के डाई के केस में आपके पास नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन जनरली आपके पास नंबर नहीं होंगे। तो इसका जो रैंडम वेरिएबल है ये किस लिए है कि हम करते क्या है इसमें, we frequently wish to assign a specific number to each outcome of the experiment। इसमें हम क्या करते हैं कि हम हर आउटकम को एक स्पेसिफिक नंबर असाइन कर देते हैं। तो बाकी इस पे सच एन असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। खैर डिटेल में तो मैं इसको जाऊंगा, आप थोड़ा बहुत इसको रीड कर ले। अब है रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल नाम से आपको ये लगेगा कि ये सिंपल वेरिएबल है जो हम बाकी मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल। ये ऐसा वेरिएबल नहीं है। ये जो नाम है ना रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल एक्स इज अ रूल दैट असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच आउटकम इन अ सैंपल स्पेस। कुछ समझ आ रहा है जी सर। कि रैंडम वेरिएबल क्या है? सर सेट ऑफ आउटकम सैंपल स्पेस क्या ना हमें इसमें से तो उसके नहीं, जितने हेड और टेल आते हैं वो हेड और टेल जो है ना उसके आउटकम जितने भी आते हैं, टास्क को हम पेयर को टास्क करते हैं, जो पेयर बनता है उसके। नहीं नहीं नहीं। Random variable, it is a function which map each outcome of a sample space into the set of real number। Random variable क्या है? ये आपके पास एक फंक्शन होता है। फंक्शन का टॉपिक क्लियर है आपको? जी सर। तो फंक्शन होता क्या है बेसिकली, कि हमारे पास दो सेट होते हैं। एक होता है ए, सही है, एक बी। ए से लेके बी पे अगर हमारे पास एक फंक्शन हो, यूं एफ एक फंक्शन है, एफ फ्रॉम ए टू बी, सही है। यस सर। अब एफ ए के एलिमेंट पे अप्लाई होगा और उसको मैप करेगा बी के एलिमेंट पे, यानी कि सिंपल जो सेट फॉर्म में हम लिख रहे थे ना, ये सेट ए है, ठीक है, और यहाँ पे सेट डी है। तो यहाँ से एक फंक्शन मैप कर रहे थे एफ। यस। करते क्या थे कि यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे कुछ ए बी थ्री। और सी कुछ एलिमेंट है। तो वो क्या होता कि एलिमेंट मैप हो रहे थे, यानी 1 मैप हो रहा है ए पे, इस तरह 2 मैप हो रहा है सी पे, इस तरह 3 मैप हो रहा है बी पे। तो इस तरह फंक्शन आपको याद है ना? यस सर। तो एग्जैक्टली रैंडम वेरिएबल जो होगा हमारे पास ऐसे फंक्शन होंगे। बट फर्क क्या है कि यहाँ इस सेट की जगह हमारे पास होगा सैंपल स्पेस होगा, ठीक है। ठीक। और सैंपल ठीक स्पेस है। से कहाँ, सैंपल स्पेस से जाएगा कहाँ पे? सेट ऑफ रियल नंबर इवन पे। योर नंबर्स। तो रैंडम वेरिएबल क्या है? इट इज अ फंक्शन विच मैप ईच आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस इनटू सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब ये रैंडम वेरिएबल आपके पास एक फंक्शन होगा जो सैंपल स्पेस के आउटकम को, एलिमेंट को मैप करेगा कहाँ पे? रियल नंबर पे। रियल नंबर। सही है। यस सर। मतलब यहाँ पे कोई आउटकम एफ अप्लाई होगा और उसको मैप करेगा रियल नंबर पे। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर क्लियर। ओके, गुड। So random variable, it is a function which map each outcome of the sample space into the set of real number। We shall denote x of s। यानी कि जब आप उस लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल जो दिया ना वो f का दिया ना, यहाँ पे f लिखा था। यस सर।
तो उस जी f की जगह यहाँ पे यूज होगा x। क्या यूज होगा? ठीक। एक्स। x। अब x s पे अप्लाई होगा, यानी कि आपके पास ऐसा होगा फ्रॉम x, ऐसे होगा फ्रॉम x, x फ्रॉम s टू r। सही है? ठीक है। हेलो। यस सर। ये x आपके पास कहलाएगा रैंडम वेरिएबल, और ये क्या होगा? ये एक फंक्शन होगा फ्रॉम s टू r। s क्या है? सैंपल स्पेस है। तो सैंपल अब टू फंक्शन को तो रियल। मैं अब फंक्शन को तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो तो आपको पता होगा, आपने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 9th 10th में, और मैंने भी पढ़ाया था शुरू के लेक्चर्स में। तो अब ये फंक्शन होगा। जी अब ये है एक्स ऑफ एस। ये एक्स ऑफ एस क्या है? मीन के इस एस के तमाम एलिमेंट के जो इमेजेस होंगे ना, यानी इसका एक एलिमेंट का कोई इमेज होगा, दूसरे एलिमेंट का कोई इमेज होगा, तीसरे एलिमेंट का कोई इमेज होगा, इस तरह तमाम एलिमेंट के जो सारे इमेजेस होंगे ना, उस इमेजेस को आप एक सेट फॉर्म में लिखोगे तो वो एक्स ऑफ एस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स ऑफ एस। और इस एक्स ऑफ एस को हम कहते हैं रेंज स्पेस। ठीक है? ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुए? यस सर ये और रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक फंक्शन होता है, कहां से? फ्रॉम सैंपल स्पेस टू सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर। ठीक ओके। है सर। अब मैं इसको जरा erase करता हूं। तो इन फॉर्मल टर्मिनोलॉजी, x is a function from s to the set of real number, and x of s is the range space. Remark: a random variable is also called chance variable. Random variable को हम chance variable भी कह सकते हैं, stochastic variable भी कह सकते हैं, not called simple variable. इसको हम simple variable नहीं कहते। यानी जिस तरह आम मैथमेटिक्स में आप वेरिएबल लेते हैं ना, x वेरिएबल, y वेरिएबल या z वेरिएबल, ये उस तरह का वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये एक फंक्शन होता है। और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है? लो। जी सर। रैंडम वेरिएबल फंक्शन होता है, कहाँ से कहाँ तक फंक्शन होता है? ये तमाम रियल नंबर्स। नो, random variable is a function from वो, देखे ना? सैंपल स्पेस टू ऑल रियल नंबर। हाँ, सर सैंपल सैंपल स्पेस टू ऑल। सैंपल सैंपल स्पेस टू सेट ऑफ रियल नंबर। दूसरा हाँ। पॉइंट, random variable are usually denoted by capital letter such as x y z। यानी random variable जो आपके इस कोर्स है, जो नोट्स हैं, इसमें से random variable को हम डिनोट करते हैं x y और z से, and value taken by them are represented by corresponding small number। तो जो छोटी वैल्यू आप लेते हैं ना, उसको हम स्मॉल लेटर करस्पॉन्डिंग, मतलब अगर x हो तो x1 x2 x3, अगर y हो तो y1 y2 एंड सो ऑन। अब कुछ एग्जांपल जरा कर लेते हैं। ये डेफिनेशन क्लियर हुआ रैंडम वेरिएबल का? यस सर क्लियर है। अच्छा, आपने भी जहन में, आप लोगों ने जहन में भी सिर्फ ये रखना है कि रैंडम वेरिएबल हमारे पास एक फंक्शन होता है सैंपल स्पेस से सेट ऑफ रियल नंबर पे। अभी कुछ क्वेश्चन जरा, एग्जांपल जरा देखते हैं रैंडम वेरिएबल के। एग्जांपल वन, अ पेयर ऑफ फेयर डाई इज टॉस्ड, द सैंपल स्पेस एस कंसिस्ट ऑफ 36 ऑर्डर्ड पेयर। ये एग्जांपल तो हमने कर लिया था ना, अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ डाई हम टॉस करेंगे तो आउटकम क्या क्या आ सकते हैं? ये आ सकते हैं ना? यस जी सर। ये तो मैंने आपको बता दिया था वो लास्ट शुरू के लेक्चर में। जी सर 36 टोटल आउट। 36 होते हैं। अब हमने रैंडम वेरिएबल एक्स, एक रैंडम वेरिएबल है, हमने वो डिफाइन करना है इस पे। ठीक है? यस सर। अब होगा क्या आपके पास? होगा ये कि ये जो एक्स है, एक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। ये फंक्शन होता है कहाँ से? एस से लेके सैंपल स्पेस रियल सैंपल नंबर सेट ऑफ सैंपल सैंपल स्पेस से लेके सेट ऑफ रियल नंबर। अब इस सैंपल स्पेस में आपके पास ये सारे 36 एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब क्या है? कि यस। किसी किसी एलिमेंट पे कोई किसी एलिमेंट पे एक्स अप्लाई होगा और वो उसको मैप करेगा कहाँ पे? रियल नंबर में, किसी एलिमेंट पे। ठीक है? ठीक है अब होगा क्या?
हमारे पास x डिफाइन हो गया। यहाँ पे x डिफाइन किस तरह डिफाइन हुआ है? x assigned to each point in S the sum of the number। सम ऑफ द x कैसे डिफाइन हुआ है कि सम ऑफ द नंबर, मतलब x अगर किसी नंबर पे अप्लाई होगा S में, S के नंबर किस फॉर्म में होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होते हैं। यस सर। तो जब x किसी ऑर्डर्ड पेयर पे अप्लाई होगा तो उसके दोनों पॉइंट को, दोनों वैल्यू को प्लस कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 1 पे अप्लाई होगा तो x अगर 1 1 पे अप्लाई होगा तो कैसे मैप करेगा? 2 पे। सही है। यस सर, 1 1। जी सर। और अगर 1 2 पे अप्लाई होगा, तो 3 पे। और अगर 6 6 पे अप्लाई होगा, 12 पे मैप है। 12 पे। तो इसी तरह ये जो x होगा ना आपके पास डिफाइन हो गया होगा। ये डिफाइन, जब तक x डिफाइन ना होगा तो हम आगे कुछ लिख नहीं सकते। जी सर। तो आपके पास अब रेंज स्पेस क्या होगा? रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? जाहिर है 2 आएगा। 3 3 कहाँ तक आएंगे? से 12 तक जाएंगे, पूछ 12 तक। 12 तक। 13 क्यों नहीं आएगा? सर 13 है नहीं हमारे पास, तो उसमें यानी कि 13, यानी कि किसी दो पॉइंट का सम 13 आ नहीं सकता। ठीक है, ओके। अब दूसरा हमारे पास, अब इसी सैंपल स्पेस पे एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया है y। ठीक है, यस। आवाज आ रही है? जी जी सर। एक और रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं y। और y को डिफाइन कैसे किया है? आपको पता है कि s के एलिमेंट किस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में है? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है। तो पेयर फॉर्म में सर। जब किसी ऑर्डर्ड पेयर पे y अप्लाई होगा तो y का रोल क्या होगा कि y आपको मैक्सिमम ऑफ द टू नंबर देगा। फॉर एग्जांपल y अगर 1 2 पे अप्लाई होगा तो क्या देगा आपको? 1 2 में 2 मैक्सिमम 2 देगा। 1 3 पे अप्लाई होगा तो क्या देगा? 3। इसी तरह अगर सेम एलिमेंट पे अप्लाई होगा तो दोनों में आप एक ही लिख सकते हैं। 1 और 1 पे अप्लाई होगा तो वो 1 देगा। ठीक है सर। ठीक है, तो आपके पास इस केस में इस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग रेंज स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। यस सर। सही है। यस सर। तो इसी तरह अगर मैं इस पे कोई और रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दूं तो आप मुझे उसका रेंज स्पेस बता सकते हैं? बता देंगे सर। सही है ना, मतलब ये पॉइंट क्लियर हुआ ना? जी सर। ओके। सर ये वाया वाला एक मिनट थोड़ा सा बार रिपीट कर दें। कौन सा? वाया वाला। अच्छा वाई वाला। अच्छा वाई वाला क्या है, मैं दोबारा जरा, अच्छा वाई आपके पास ये है ना, वाई एक रैंडम वेरिएबल है। और रैंडम वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक है? एस से लेके आर तक। एस के एलिमेंट किस फॉर्म में है? एस के एलिमेंट आप देख ले, ऑर्डर्ड पेयर सेट की के फॉर्म फॉर्म, में। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। सेट के वाई एस के जो एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर है ना, 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, एंड सो ऑन। तो y आपके पास डिफाइन कैसे हुआ है कि y जब किसी एलिमेंट पे अप्लाई देगा तो उनमें से जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ द टू नंबर इन द आउटकम। आप देख ले, तो s के आउटकम किस फॉर्म में है? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है। नजर आ रहा है आपको? जब y आसान क्या करेगा, उस s के आउटकम जो दो है ना ऑर्डर्ड पेयर, उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो आपको लिखेंगे। मतलब अगर 1 2 पे अप्लाई होगा तो क्या देगा? 1 2 में मैक्सिमम कौन सा है? आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। 1 और 1 3 पे अप्लाई होगा तो क्या देगा? 3 सर। 3। इसी तरह मैक्सिमम ठीक तो है सर, आपको समझ आ गया सर। और अगर सेम एलिमेंट पे अप्लाई होंगे तो बस आप कोई एक लिख लो। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। ओके। तो रैंडम वेरिएबल क्लियर हुआ सबको? यस सर, क्लियर है। ओके। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जब आगे हम वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन पढ़ेंगे ना,
उनमें से ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस करता है। लेट एक्स ऑफ एस इक्वल्स, ये एक सेट है x1 से लेके xn तक। ये क्या है? रेंज स्पेस। रेंज स्पेस मैंने आपको जो ऊपर दो वेरिएबल डिफाइन किए थे ना, हर एक का रेंज स्पेस आ गया था। इसी तरह आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है x, और रेंज स्पेस अगर गिवन होगा, सही है, be the range space of a random variable x, define a function define on a finite sample space s। ठीक है, और कोई सैंपल स्पेस होगा और रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है x, और उससे करस्पॉन्डिंग रेंज स्पेस ये आया है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं, सही है। यस सर। एक और फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं कि f जब किसी पॉइंट पे अप्लाई होगा तो वो उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। p ऑफ x इक्वल टू xi, ये क्या है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉइंट इन s whose image is xi। ये फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट्स इन एस whose image is xy। हम फॉर एग्जांपल अब इधर देखें, अगर आपके पास ये जो ऊपर वेरिएबल मैंने डिफाइन किया था ना, ये रैंडम वेरिएबल डिफाइन हुआ है कि सम ऑफ द टू नंबर, दोनों को सम करेगा। तो अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? 3 कहां कहां से आता है? एक 1 2 से आता है और एक 2 1 से आता है। बात समझ रहे हैं ना? यस सर। तो इस 3 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/36 होगी। ठीक है सर। सही है। यस सर। तो इसी तरह ये फंक्शन डिफाइन हुआ। आगे कुछ एग्जांपल में मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा, और बल्कि आपको आराम से समझ आ भी जाएगा नेक्स्ट कुछ एग्जांपल में। थ्योरेटिकल चीज है ये। दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक्स। देखिए, एक्स x1 पे फंक्शन की वैल्यू, x2 पे फंक्शन की वैल्यू, और इसी तरह xn पे फंक्शन की वैल्यू। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। तो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की इसकी कुछ कंडीशन होती है, कुछ प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास फंक्शन वैल्यू होगी वो 0 या 0 से ग्रेटर होगी। ठीक है, जी सर। और दूसरा कंडीशन क्या है? अगर आप उन तमाम फंक्शन वैल्यू को प्लस करो तो वो 1 आएगा। फ्रॉम i1 to n f of x i इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि जब आप इन तमाम फंक्शन की वैल्यू को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। वन। ठीक है सर। ठीक है, अब ये दो बातें ध्यान में रखी हैं। अब आगे चलते हैं उसी सेम क्वेश्चन पे। एक एग्जांपल देखते हैं। हमने जस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, सही है। जी सर। ओके, a probability a fair coin, a pair of fair die is tossed, यानी कि एक पेयर ऑफ डाई उसको हम टॉस करते हैं, या आप उसको रोल करना भी कह सकते हैं या थ्रो करना भी कह सकते हैं। लेट एक्स असाइन टू ईच पॉइंट। अब अच्छा, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेयर ऑफ डाई थ्रो कर देते हैं तो सैंपल स्पेस तो ये बनेगा ना, 36। सही है। अब जी सर। रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या होगा? एक्स फ्रॉम एस टू आर। आर, ये रैंडम वेरिएबल एक्स है। अब इसका मतलब क्या है कि एक्स अप्लाई होगा, एस के एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे? यस। ऑर्डर पेयर फॉर्म में है ना। यस सर। जब एक्स किसी एक एलिमेंट पे अप्लाई होगा तो आपको क्या देगा? ये आपको दोनों का सम देगा। ठीक है, जी सर। सही है। तो एक्स आपके पास क्या है? द सम ऑफ इट्स नंबर, यानी एक्स डिफाइंड ऐसा हुआ है कि जब किसी एलिमेंट पे अप्लाई होगा तो उनको सम कर देगा। तो कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, हमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर।
रैंडम वेरिएबल डिफाइन कैसे हुआ है वो मैंने बता दिया, और अभी हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है। अच्छा नहीं, तो x इज द रैंडम वेरिएबल विद रेंज स्पेस। इसका रेंज स्पेस क्या आएगा, मैंने बता दिया था ना कि रेंज स्पेस में ये एलिमेंट होंगे, यस सर। 2 3 अप टू 12 तक होंगे। अब ये क्यों आएंगे, बिकॉज एक्स ऑफ ए बी जब इस पे अप्लाई होगा ये ए प्लस बी आएगा। आप देख सकते हैं कि 1 1 पे अप्लाई होगा तो 2 देगा, 1 2 पे अप्लाई होगा तो 3 देगा, इस तरह 1 3 पे 4 देगा, एंड सो ऑन। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो अब देख ले कि रेंज स्पेस हमारे पास 2 से लेके 12 तक है। तो अब हमने हर पॉइंट पे, इस रेंज स्पेस में हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आपके पास पहला है 2, पहले एलिमेंट 2 है ना, जी सर। तो एफ ऑफ टू किसके बराबर है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। कि अब एक्स इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि अब 2 किस किस से 2 आता है, बात समझ रहे हो ना? जी सर। कि सैंपल स्पेस में वो कौन से एलिमेंट है कि वो उसको 2 पे मैप करते हैं, तो वो सिर्फ एक एलिमेंट है, 1 1। 1 और 1। ठीक है सर। यानी सिर्फ ये एलिमेंट 2 पे मैप होता है, बाकी कोई और एलिमेंट 2 पे मैप नहीं होता। बात जी सही है सर। ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जी। होगी, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 36, तो 1/36 आएगी। ये बात क्लियर है? जी सर। अब 2 पे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर दी, अब 3 पे फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो 3, तो एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। मतलब कि कौन कौन से वैल्यू 3 पे मैप होते हैं, तो 3 पे सिर्फ ये दो वैल्यू मैप हो सकते हैं, 1 2 और 2 1। इसके अलावा 1। कोई और वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती कि जो 3 पे मैप होगा। ठीक। सही है? तो ये कितने जी सर। एलिमेंट हैं, इसमें कितने, इस सेट में कितने एलिमेंट है? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या तो होगी? तो 2 और 2 36। बचता है 36। इसी तरह एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। ये 4 कौन कौन से एलिमेंट इस 4 पे मैप होते हैं, वो आपके पास ये 3 एलिमेंट है, 1 3 है, 2 2 है, 3 1 है। बात सही है ना? जी सर। तो ये कितने एलिमेंट हैं? 3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3। 3/36। 3/30। इसी तरह एफ ऑफ 5, समझ जाएंगे आप लोग कि नहीं? जी सर समझ आ और एफ ऑफ 6, आ जाएंगे सर, वो अब ये हो जाएगा। एफ ऑफ 7, एफ ऑफ 8, एफ ऑफ 9, एफ ऑफ 10, एफ ऑफ 11, एफ ऑफ 12। सही है? जी सर। आपको पता है कि एफ ऑफ 9 इज इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 9। 9 पे मैप, ये सारे एलिमेंट 9 पे मैप होते हैं, क्योंकि एक्स इस पे अप्लाई होगा, दोनों को प्लस करके 9, इनका प्लस भी 9, इनका प्लस भी 9 और इनका प्लस भी 9। इनके अलावा कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है कि एक्स उन पे अप्लाई होगा और वो आपको 9 देगा। ठीक है? ये 4 जी सर। एलिमेंट बनते हैं, तो ये 4 और 36। इसी तरह आप हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जी सर कर लेंगे। और उसको प्रेडिक्टेबल फॉर्म में लिख ले। 2 पे फंक्शन की वैल्यू ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये, एंड सो ऑन। ठीक है सर। तो इस टेबल को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। बात सही है? जी सर। तो यहाँ पे एक बात का जरा ध्यान देना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना, आपके पास सैंपल स्पेस एक्सपेरिमेंट वही होगा अगर एक्स किसी और तरह का डिफाइन हुआ होगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास चेंज होगा। सही ठीक। है? यहाँ पे अगर मैं एक्स किसी और तरह जी सर। डिफाइन कर यहाँ पे मैं एक्स किसी और तरह डिफाइन कर लूं, तो फिर ये फंक्शन की वैल्यू चेंज होंगी ना। जी सर। सही है? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला जी क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। यस सर। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन जरा देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। अ बॉक्स कंटेनिंग 12 आइटम ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। यानी एक बॉक्स है और उस बॉक्स में 12 आइटम मौजूद है, उन 12 में से 3 आइटम डिफेक्टिव हैं। सही है? यस सर। अच्छा, 3 आइटम डिफेक्टिव हैं।
a sample of 3 item is selected from the box. ठीक है कि Yes. तीन आइटम का सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं उस बॉक्स में से। बात क्लियर है मेरे ख्याल में, कोई इतना मुश्किल नहीं है। Yes sir. Clear है। एक बॉक्स में 12 आइटम है, उस 12 आइटम में से 3 डिफेक्टिव हैं और सैंपल ऑफ 3 आइटम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स। अब एक्स आपके पास सैंपल स्पेस तो आ जाएगा ना कि 12 आइटम है और उसमें से आपने 3 का सैंपल सेलेक्ट करना है, तो यहां से आपके पास सैंपल स्पेस आएगा। अब उस सैंपल स्पेस पे जो Yes. रैंडम वेरिएबल है ना, वो डिफाइन कैसे हुआ है? x denote the number of defective item in the sample space. बात समझ रहे हैं? बात Sir, समझ थोड़ा रहे हैं? repeat कर। इन आपके पास सैंपल स्पेस टोटल 12 चीजें है ना, जी सर। 12 आइटम है और आप 3 आइटम का एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं। इन ये 3 आइटम का एक सैंपल सेलेक्ट किया, फिर एक और 3 आइटम का सेलेक्ट किया, फिर एक और 3 आइटम का सेलेक्ट किया एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है सर। अब इस पे रैंडम वेरिएबल डिफाइन हुआ है एक्स। एक्स डिफाइन हुआ है किस पे? फ्रॉम एस टू आर। सही है? जी सर। तो x डिफाइन कैसा है? जब x इसके किसी एलिमेंट पे अप्लाई होगा, इसके एलिमेंट इस फॉर्म के होंगे, 3 एलिमेंट का 3 सैंपल होंगे। जी सर। उस सैंपल में जितने डिफेक्टिव एलिमेंट होंगे वो इसकी वैल्यू होगी। ठीक है। यानी डिफेक्टिव अगर सर। मतलब यहाँ पे 3 आइटम आपने सेलेक्ट किए हैं ना, जी सर। अगर इन तीनों में से एक आइटम डिफेक्टिव होगा तो उसकी वैल्यू जब x अप्लाई होगा तो वो 1 आएगी। ठीक है सर। बात क्लियर हुई? जी सर। ओके, द सैंपल स्पेस एस कंसिस्ट। अब सैंपल स्पेस कितने होंगे? सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे? आपके पास टोटल एलिमेंट कितने हैं? 12 है। 12 3 डिफेक्टिव है। और 12 में से आप कितने एलिमेंट चूज करते हैं? 3। तो 12 में से 3 को आप कितने तरीकों से चूज कर सकते हैं? तो ये आपने कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करना है, 220 आएंगे। सही है? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल स्पेस में आपके पास कितने एलिमेंट होंगे? 220। 220। 220 एलिमेंट होंगे। अब आपके पास जब रैंडम वेरिएबल डिफाइन कैसे करेंगे? x फ्रॉम s टू r। सही है यहां तक? यस सर। अब देखो, द रैंडम वेरिएबल x डिनोटिंग द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम हैज द रेंज स्पेस। तो डिफेक्टिव आइटम क्या होंगे? या 0 जब x अप्लाई होगा, देखिए x सैंपल स्पेस के एलिमेंट पे अप्लाई होगा तो वो आपको नंबर ऑफ डिफेक्टिव एलिमेंट देगा। तो रेंज स्पेस क्या आएगा? 0 1 2 3। कैसे? या किसी 3 सैंपल में डिफेक्टिव आइटम हो गई नहीं। बात समझ रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही यस है? सर, ये थोड़ा रिपीट कर दें। अब आपके पास सैंपल स्पेस जो है ना, जी जी तीन आ तीन रही है सर। तीन एलिमेंट का सैंपल स्पेस है ना। सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट आपके पास आएंगे किस फॉर्म में जी होंगे? सर। 3 सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट आएंगे 3 एलिमेंट के फॉर्म में होंगे ना। ठीक है सर। जब उस पे x अप्लाई होगा तो x जब s के एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे? मुझे सर ये बताएं। देखिए s के एलिमेंट इस फॉर्म में होंगे 1 2 3। सही है? ठीक है सर। आप 3 एलिमेंट चूज करते हैं। एस के एलिमेंट, हर एलिमेंट इस 3 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में होगा। उसमें या डिफेक्टिव होंगे, या कोई एक होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे। अगर उनमें से एक डिफेक्टिव जी होगा तो एक्स ऑफ एस 1 आएगा। अगर 2 डिफेक्टिव होंगे तो एक्स ऑफ एस 2, इस तरह 3। और अगर कोई भी डिफेक्टिव नहीं होगा तो वो 0 आएगा। कहां तक सही है? जी सर। ठीक है सर। ठीक है? सही है? ठीक है सर। जी ओके, सर। अब देखते हैं।
हमें पता है कि रेंज स्पेस हमारे पास 0 1 2 3 आएंगे, यानी कि या डिफेक्टिव आइटम 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अब देर आर 84 सैंपल ऑफ साइज 3 विद नो डिफेक्टिव आइटम। अब आप देख ले टोटल कितने आइटम है, 12। 12 है ना? जी सर। 12 में से 3 है डिफेक्टिव। बात समझ रहे हैं? जी सर समझ रहे। और हम कितने एलिमेंट चूज करते हैं, 3 एलिमेंट। जी। तो अगर डिफेक्टिव एलिमेंट कोई नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट जो आपने 3 एलिमेंट चूज किए हैं वो नॉन डिफेक्टिव से चूज किए हैं। नॉन डिफेक्टिव। जी सर। यानी 9 एलिमेंट नॉन डिफेक्टिव हैं और 3 है डिफेक्टिव। अगर एलिमेंट ऐसे सैंपल जिसमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपने तीनों एलिमेंट चूज किए हैं नॉन डिफेक्टिव से। ठीक है सर समझ गया। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 84 आएगा। इस तरह P ऑफ X 0, यानी कि नॉन डिफेक्टिव एलिमेंट कितने, 0, तो 84 ओवर 220 आएगा। इसी तरह अगर एक डिफेक्टिव एलिमेंट है, आइटम है, कितने, एक डिफेक्टिव है। आप 3 आइटम चूज करते हैं, उस 3 आइटम में से एक आइटम डिफेक्टिव है और 2 नॉन डिफेक्टिव है। तो देखिए डिफेक्टिव आइटम टोटल 3 है, उनसे एक चूज करना, और नॉन डिफेक्टिव आइटम 9 है, 2 चूज करना, क्योंकि टोटल आप 3 चूज करते हैं। जी सर। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, सिंपल कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 108 आएंगे। ठीक हो गया। मतलब टोटल 220 सैंपल्स में से आपके पास 108 वो सैंपल होंगे साइज 3 के जिसमें एक आइटम डिफेक्टिव होगा। ठीक है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जी फंक्शन सर। वैल्यू इस तरह कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, अगर 2 डिफेक्टिव आइटम है तो 2 डिफेक्टिव आइटम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि डिफेक्टिव आइटम टोटल 3 है, 2 वहां से आएंगे जी सर। और टोटल आप चूज करते 3 का सैंपल चूज करते हैं ना। जी सर। 2 तो डिफेक्टिव हुए, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, नॉन डिफेक्टिव 1। 1 होगा। तो वो और वो आप 1 चूज करेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 27 आएगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी 27 ओवर 220। ठीक है सर। इसी तरह फाइनली अगर तीनों के तीनों आइटम डिफेक्टिव हो, जो आप 3 एलिमेंट 3 सैंपल आप चूज करते हैं ना साइज 3 का सैंपल, यस सर। तीनों भी तो डिफेक्टिव हो सकते हैं, तो वो कितने आएंगे, तो देखो तीनों अगर डिफेक्टिव होंगे तो वो 3 में से 3 वो आएंगे, यस सर। और नॉन डिफेक्टिव से कितने होंगे फिर, नॉन डिफेक्टिव में 0 सर। 0। तो इसी तरह कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। तो ये ओनली 1 सैंपल ऑफ साइज 3 कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव आइटम। तो इसी तरह इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फंक्शन वैल्यू 1 ओवर 220। सर एक बात बताएं, जी। ऊपर ही हमारा आंसर 27 आया था हम्म। और नीचे भी इधर 27 आया, लेकिन वहाँ पे 27/220 प्रोबेबिलिटी लिखी है और यहाँ पे वन ये बाई टू नहीं, ट्वेंटी लिखी ये 1 है, ये 1, इसको 1 कर दे। है। ठीक। सही है, ये गलती है, ये ठीक गलती है। मिस, इसको 1 कर दे। ठीक है सर। सही है। और इसी तरह ये टेबल तो मैंने आपको समझाया था फिर। जी सर ठीक है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सपेक्टेशन और रैंडम ऑफ रैंडम वेरिएबल बताऊंगा। सही है यहाँ तक? ठीक है सर समझ आ गया। सही है। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन?